हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे डेरिवेशंस को एकदम बहुत आसान तरीके से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। और एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इस डेरिवेशन को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन, उसके बाद निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। समझ आई बात नहीं आई? तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको बोलते हैं गाउस लॉ। तो जिनको नहीं पता एक बार देखें भाई। देखो बेटा, गाउस लॉ क्या कहता है? देखो गाउस लॉ क्या कहता है? गाउस लॉ ये कहता था कि अगर कोई चार्ज सरफेस के अंदर है तो इसमें से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है किसके बराबर होता है? सिग्मा क्यू, दैट मीन्स टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है सर। और जो डेफिनेशन आती थी, डेफिनेशन से फ्लक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती थी? सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस, या डी ए से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये है बेटा हमारी गाउस थ्योरम। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आगे के तीनों डेरिवेशन करेंगे और वहीं पे कर देंगे चैप्टर को फिनिश। आई भी बात समझ में नहीं आई? तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सपोज करो बेटा ये कोई मैंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया। दिस इज अ वायर एंड चार्ज इज प्लस क्यू ऑन दिस वायर। ठीक है, चार्ज इज प्लस क्यू ऑन दिस वायर। ड्यू टू दिस वायर वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज पी। पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। इस पूरे पर चार्ज मैं मान लेता हूं, लेट सपोज कंप्लीट चार्ज ऑन दिस वायर इज क्यू। कंप्लीट चार्ज कितना है इस पर? क्यू है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? कि सर आपने बताया था अगर कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के। चार्ज कौन सा है? क्यू। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर आप इस वायर के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है बेटा हर एक जगह से अलग अलग आएगी, क्योंकि क्यू चार्ज तो पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे चार्ज को स्मॉल स्मॉल चार्ज में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल 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 स्मॉल, यानी क्यू चार्ज है इसको तो छोटे छोटे चार्ज में इसको डिवाइड कर दो। डी क्यू 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 में क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर दो। लेट सपोज ये डी क्यू है और यहाँ एक नीचे स्मॉल डिस्टेंस पर ले लेते हैं हम लोग डी क्यू। एक बात सुनना, किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। मान के चलो कोई लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर हमने डी क्यू पोर्शन लिया उतनी ही नीचे डिस्टेंस पर डी क्यू लेना है। यानी डिस्टेंस कैसे ले रहा हूँ मैं? सेम, यानी जितनी डिस्टेंस यहाँ से लिए उतनी ही डिस्टेंस में यहाँ से ले रहा हूँ। दैट मीन्स अब इस डी क्यू की वजह से मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा, फिर इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा। समझ गए? उसके बाद ये वाला डी क्यू लेंगे, इस डी क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या आएगी बेटा? अलग अलग। अच्छा, इसकी जगह से मैं निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस में मान लेता हूँ, सपोज कर लो x। तो इसकी वजह से बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? कि सर इसकी वजह से भी x होगी, इसलिए तो लिया है अपन लोगों ने। सेम डिस्टेंस पर जितना डी क्यू नीचे उतना ही डी क्यू ऊपर। तो डी क्यू की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो? इस वाले डी क्यू की वजह से, इसको मान लेते हैं डी क्यू। डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E1 मान लेता हूं मैं इसको, बताओ कितना होगा? DE1 मान लो। चलो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? K। चार्ज कितना है? डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। भाई बात आई समझ में नहीं आई? चार्ज कितना? डी क्यू, डिस्टेंस कितनी? x, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, डायरेक्शन बताया कोई मुझे? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से किधर होती है बोलो? अवे फ्रॉम द चार्ज। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से किधर होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DE1। सिमिलरली हम लोगों ने दूसरा चार्ज लिया बेटा, ये DQ। मान लो ये एलिमेंट A है और ये एलिमेंट में मान लेता हूँ B। तो ये तो A की वजह से है, अब मैं B की वजह से मैं निकालना चाहूँ। B पर भी कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में? DQ। स्मॉल चार्ज है कितना? DQ। तो DQ की वजह से x डिस्टेंस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डी ई टी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये भी सर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, k डायरेक्शन में होगी। ये कितनी हो जाएगी बोलो, DE2। ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, DE2। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा, दो डायरेक्शन अलग अलग आ रही हैं तो पता नहीं चलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसी सिचुएशन में कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। तो कंपोनेंट्स करो, देखो DE1 है, एक काम करते हैं कंपोनेंट्स लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये और ये। अगर ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये भी कितने होंगे बोलो, थीटा थीटा। क्लियर है भाई? ये एंगल कितना माना हम लोगों ने, थीटा, तो ये भी कितने होंगे आपस में, थीटा और थीटा। अब बताओ, इस DE1 के मैं कंपोनेंट्स करना चाहूँ तो DE1 के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं भाई, इधर और इधर दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल खींच दो तो DE1 का क्या होगा यहाँ पर, DE1 cos थीटा, नीचे कंपोनेंट होगा बेटा DE1 sin थीटा। थीटा के साथ में होता है cos, परपेंडिकुलर होता है sin। सेम इसी तरह DE2 का क्या होगा बताओ, DE2 cos थीटा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DE2 sin थीटा। वापस देखना, देखो बेटा ये है DE2, ये है थीटा, एंगल बना रहा है इससे, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो होता है cos और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है sin। आई बात समझ में नहीं आई? तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो DE1 और DE2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ DE1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DE2। अच्छा सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, देख बेटा मैग्नीट्यूड क्या है, KdQ/x स्क्वायर, KdQ/x स्क्वायर। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, इसका मतलब DE1 इज इक्वल टू द DE2। अब देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास में, cos और sin। ऊपर देखो क्या है, DE2 sin थीटा, नीचे क्या है, DE1 sin थीटा। क्या मेरे पास में DE2 इक्वल है बेटा DE1 के, यानी DE2 DE1 के इक्वल है, और ऊपर भी कितना है sin थीटा, नीचे भी कितना है sin थीटा, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अपन लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और इन कंपोनेंट्स को बोलते हैं बेटा वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, so they will cancel out each other, and the horizontal components DE cos theta and DE cos theta are in same direction, so they will add। इनको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। and the net electric field is due to the horizontal component। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, अवे फ्रॉम द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी भाई, अवे फ्रॉम द वायर। किन कंपोनेंट्स की वजह से आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से आ रही है। किधर आ रही है, अवे फ्रॉम द वायर। कि सर ये तो आपने दो ही कंपोनेंट निकाले हैं, ऐसे ही क्या करूंगा बेटा, मैं DQ यहाँ लूंगा, DQ यहाँ लूंगा, तो देखो वापस से क्या सेम सिचुएशन बनेगी। इसी तरीके से DE यहाँ लेंगे और DE यहाँ लेंगे तो वापस से सेम सिचुएशन बनेगी। इसका मतलब इसके जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आएंगे वो कैंसिल आउट होते जाएंगे, और जो कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स आएंगे वो ऐड होते जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे सर, कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो DE cos थीटा। लेकिन गाउस ने ऐसा मना कर दिया ऐसा करने से, क्योंकि इसको आप हम लोग किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, गाउस लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें होगा सॉल्व करना आसान। तो मैंने ये बताया बेटा आपको डायरेक्शन, इसके तीन डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन को हम लोग इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। डेरिवेशन नंबर 1 ये पढ़ रहे हैं, इसमें डायरेक्शन में डिवाइड किया है हमने, दूसरा मैग्नीट्यूड में डिवाइड किया है। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई किस तरीके से लिखनी है, यहाँ तक डायरेक्शन लिखेंगे और जो मैंने बोला वो सब कुछ आपको लिखना है। अब निकालते हैं बेटा इसका मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। इसको एक बार नोट कर लो। चलो अब इसको कर देते हैं इरेज, और अब आएंगे बेटा हम लोग किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड का मतलब कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी होगी। कि डायरेक्शन तो आ गई हमारे समझ में, डायरेक्शन तो कहाँ आ रही है बोलो, अवे फ्रॉम द वायर। अवे फ्रॉम द वायर ही तो आएगी डायरेक्शन। कि सर अवे फ्रॉम द वायर कैसे आ रही है, ये मान के चलो ये कोई पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होती है। कि सर टेस्ट चार्ज जिधर भागता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज को रख दो तो टेस्ट चार्ज किधर भागेगा बोलो, अवे फ्रॉम द वायर भागेगा।
इधर रख दोगे तो इधर भी किधर भागेगा बोलो, अवे फ्रॉम द वायर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं बेटा इसकी हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। देखें मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करेंगे कि सर ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर था, इस वायर की वजह से यहाँ पर मान के चलो पॉइंट P था, यहाँ पर क्या था हमारे पास में पॉइंट P, जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो गाउस ने क्या कहा, गाउस ने ये कहा कि जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए क्या सेलेक्ट कर लो, गाउसियन सरफेस सेलेक्ट कर लो। अब जो बच्चे भाई लगातार देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा, लॉन्ग वायर के लिए गाउसियन सरफेस बोलो कैसी लेंगे हम लोग कि सर सिलेंड्रिकल ले लो। और गाउसियन सरफेस की क्या खासियत है कि कहाँ से पास होनी चाहिए गाउसियन सरफेस बोलो, पॉइंट P से पास होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो गाउसियन सरफेस पास हो रही है, बहुत बढ़िया। आगे भी बात समझ में, ये के ले ली बेटा हम लोगों ने गाउसियन सरफेस ले ली। अच्छा क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं। किधर आई थी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, कि सर इधर आई थी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब गाउस की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो बताओ गाउस लॉ क्या कहता है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। फाइंड क्या करना है बोलो, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी इन दोनों को अब हम लोग लेकर के चलेंगे। इसका मतलब ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए डॉट बी बन गया ये, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इस पे टोटल सरफेस कितनी है, सिलेंडर है तो सिलेंडर पे टोटल सरफेस कितनी आएंगी बोलो, 3 सरफेस आएंगी। कि सर एक सरफेस तो ये हो गई, क्या बोलते हैं इसको, कर्व सरफेस, और दूसरी सरफेस ये हो गई ऊपर की, ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलेंगे बोलो, सर्क्यूलर, अपर सर्क्यूलर, और नीचे वाली सरफेस ये तीसरी सरफेस हो गई इसकी। ठीक है, 3 सरफेस हमारे पास हो गई। तीनों सरफेस पे हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया। स्मॉल एरिया कितना ले लिया सर, ds, यहाँ पे भी ds ले लिया, यहाँ पर भी ds ले लिया, और यहाँ पर भी ds। मान के चलो इसको बोल दो सरफेस 1, इसको बोल दो 2, और इसको बोल दो 3। अच्छा एरिया कैसी क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया किधर होता है बोलो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी ds की। इसके लिए बताओ एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। इसके लिए बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, ये हो गया देखो एरिया वेक्टर वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, कि सर ये आ गई, खत्म कहानी। एंगल पता चल गया मेरे को E और ds के बीच में तीनों सरफेस के लिए। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, 3 सरफेस हैं तो E ds कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स E डॉट ds, यानी E ds cos थीटा। तो देखते हुए चलना, E ds cos थीटा 3 बार लिख लो, E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये किसके लिए मालूम है, सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 3 के लिए। सरफेस 1 के लिए बताओ एंगल कितना है, कि सरफेस 1 तो सर ये रही, एंगल कितना है बोलो, ds भी इधर है, E भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया इसके लिए 0। सरफेस 1 के लिए एंगल 0 कर दो। सरफेस 2 के लिए सर E तो इधर है और ds ऊपर है, तो थीटा कितने डिग्री का हो गया बोलो, 90 डिग्री का। तो थीटा कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर 90। और 3 सरफेस के लिए सरफेस ये एंगल कितने का हो जाएगा बोलो, 90 का। भाई 3 के लिए भी तो 90 का होगा ना, देखो ये इधर है ये इधर है, एंगल कितने का 90 का। कुछ नहीं करना, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 0। अरे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अच्छा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा और टोटल चार्ज किसके बराबर मान रहे हो आप लोग, Q के बराबर। अच्छा गाउसियन सरफेस की खासियत क्या थी बताओ, गाउसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन एक मिनट रुकते हैं हम लोग। देखो एक तो ये आया cos 0, cos 90 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू cos 90 0, तो ये भी फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा मेरे पास, सरफेस इंटीग्रेशन E ds प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा कि हाँ आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बोलो, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो हम लोग सेम चलेंगे तीनों डेरिवेशंस के अंदर जो आगे करने वाले हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, क्यू की वैल्यू लिखेंगे हम लोग चार्ज डेंसिटी के ऊपर, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। अच्छा, ये जो पूरा चार्ज है ये किस पर फैला हुआ है बोलो, लेंथ पर फैला हुआ है। लेंथ पर अगर कोई चार्ज हो, लेंथ पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज कर लो लेंथ कितनी है इसकी, L, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब Q बराबर बोलो क्या होगा मेरे पास, कि सर Q इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू में L। Q इज इक्वल टू, सारे आ जाओ, अभी आ जाओ बेचने। Q की वैल्यू को अब अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। Q की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा भाई, एक काम करो, चलो ds और लिख लो। ds बता दो मेरे को क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds बता दो भाई। ds किसके लिए आया है, सरफेस 1 के लिए, तो यहाँ सरफेस 1 लगा दो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ds की वैल्यू और बता दो आप कितनी होगी। अच्छा सर, सरफेस 1 तो ये रही, अगर इसकी लेंथ में मान लेता हूँ l, लेंथ कितनी मान लें हम लोग, l, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी बोलो, r। तो बताओ ds का मतलब बेटा ये कर्व है, ये निकालना है मुझे कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया निकालना है, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इन 2 में l। ये फॉर्मूला किसका है, कर्व सरफेस एरिया का। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2πr इंटू l इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है ना मेरे को, तो ई कैसे निकाल दूँ, इस पूरे को नीचे ले जाओ, सर ये ई आ गया, एल से एल को खत्म करो, हटाओ जल्दी से। तो ई इज इक्वल टू कितना बचा बोलो, लैम्डा अपॉन में 2πr इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बेटा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। कितना आया, लैम्डा अपॉन में 2πr इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि बस ये थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, 2 लैम्डा अपॉन, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिख गया ना, देखो 4 पाई एप्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, k 2 लैम्डा अपॉन r। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में r, 2k लैम्डा अपॉन r। बेटा ये तो स्केलर फॉर्म है, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म के लिखेंगे बोलो, r की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लगा दूंगा मैं, r कैप। क्या लगा दूंगा बेटा, r कैप, यानी ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, वेक्टर फॉर्म हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है बताओ, r कैप की डायरेक्शन में है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो किसके, r के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इस वायर से आप लेंथ बढ़ाते जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था बेटा आपका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सिमिलरली हम लोग डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट कौन सा वाला, शीट वाला। शीट वाले में भी मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको, पहले डायरेक्शन निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड, उसके बाद आएगा बेटा एक स्फीयर की वजह से, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद लेंगे हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिकल्स, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए अलग से सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, लास्ट में मिल जाएगा आपको 12-13 जो भी नंबर होगा उसका। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।